नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है अर्पित नीलांश पांडे और मैं आप सभी लोगों का स्वागत करता हूं अनअकैडमी के आज के इस सेशन में। फर्स्ट ऑफ ऑल, आज के सेशन में हम लोग देखने के लिए जा रहे हैं कि मेटावर्स क्या है। आखिरकार फेसबुक ने अपना नाम फेसबुक से चेंज करके मेटा क्यों रखना सुनिश्चित किया है, और आखिरकार इसके इम्प्लीकेशंस क्या हो सकते हैं, क्या हो सकता है इस चीज को लेके फ्यूचर या किसी भी तरीके से अगर हमें आगे बढ़ना है। तो शुरुआत करते हैं आज के इस सेशन की। ये मेरे बारे में एक छोटा सा इंट्रोडक्शन है और मैं अर्पित नीलांश पांडे, मेरा पूरा नाम है बेटा अर्पित नीलांश पांडे। आप लोग एसएससी, आरओ, एआरओ ये सब एग्जाम्स में ऑलरेडी मैं क्लियर कर चुका हूं और उसके बाद में 4 टाइम मैं एसएसबी पे मैं दे चुका हूं। मोर देन 1 लाख स्टूडेंट्स मैंने अपने अंडर में पढ़ाए हुए हैं, वो भी ऑनलाइन नहीं ऑफलाइन, अपनी आंखों के सामने बैठाल के। आई हैव टॉट इन नियरली अबाउट 12 to 15 सिटीज। मैं 12 से 15 सिटीज में मैं पढ़ा चुका हूं। सिटीज की भी मैं अगर मैं बात कर रहा हूं तो नॉर्थ इंडिया के आप कोई भी बड़ी सिटी चुन सकते हैं, उसके अंदर में मैं पढ़ा चुका हूं। वाईफाई डिफेंस एग्जाम के नाम से अनअकैडमी का जो टेलीग्राम ग्रुप चलता है उस पर आप मुझे फॉलो कर सकते हैं आके। आप लोग अगर वहां पे आके अगर आप लोग फॉलो करते हैं तो आप लोगों को मेरे हर लेक्चर का लिंक वहां पे मिल जाएगा। तो नाम क्या है? वाईफाई डिफेंस एग्जाम। इसके बाद में आप लोग अगर आइकॉनिक प्लस सब्सक्रिप्शन खरीदने का अगर आप लोग प्लान बना रहे हैं तो बेटा वहां पे आपको मिलता है डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस और स्ट्रक्चर्ड कोर्सेज। ये सारी चीजें मिलती हैं जिससे आपको हेल्प मिलती है आपके पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस में, एक्सपर्ट गाइडेंस में। आपका जो टेस्ट होता है वो आपको बेटा स्टडी प्लान करने में हेल्प करता है। स्टडी मटेरियल आपको अनलिमिटेड मिलता है। आप क्लासेस को बकायदा पीडीएफ के रूप में रिकॉर्ड कर सकते हैं, जितना चाहें उतना ज्यादा। ठीक है। आपका जो कॉस्ट है वो बेटा 12 मंथ की फीस जो आती है वो 807 रुपीज पर मंथ के हिसाब से आती है। 24 मंथ की बेटा 587 के हिसाब से आती है, बट आपको डिस्काउंटेड प्राइस मिल जाता है। 12 मंथ की फीस आपको मिलेगी बेटा 726 रुपीज के हिसाब से और 24 मंथ मिलेगा बेटा 528 रुपीज के हिसाब से। लेकिन ये आपको डिस्काउंट मिलेगा इस कोड को इस्तेमाल करने में, ANP सर, ANPSIR। ANP सर आपको बेटा यहां पे आपको पेस्ट कर देना है, बस हो गया। तो अभी हम लोग जो स्विच करने जा रहे हैं कि फेसबुक ने आखिरकार अपना नाम मेटा क्यों कर लिया है, या फिर जो है ना फेसबुक अभी भी आपका वैसे ही ओपन हो रहा है जैसे नॉर्मली आपका ओपन होना चाहिए। लेकिन ये मेटावर्स है क्या? क्यों मार्क जकरबर्ग मेटा को लेके इस समय चर्चा में चल रहे हैं? और मेटावर्स मैंने देखा भी कि बहुत सी जगहों पे बस केवल इतना लिख के छोड़ देते हैं, फेसबुक चेंजेस इट्स नेम टू मेटा। लेकिन इस नाम के बेटा बहुत सारे इंप्लीकेशन है, इसका अपना हिस्टोरिकल नोटिफिकेशन है, और इसी चीज को अगर हम लोग ठीक से समझना चाहते हैं तो हम लोगों को कुछ और पहलुओं पे नजर डालनी होगी। पहले मैं समझाना चाहूंगा कि आखिरकार ये मेटा है क्या। तो मार्क जकरबर्ग आते हैं पब्लिक के बीच में, एक वो डिजिटल प्रोग्राम वो ओरिएंट करते हैं और वहां पे वो बताते हैं कि फेसबुक अब से फेसबुक नहीं कहलाएगा, उसकी पेरेंट कंपनी का नाम हो जाएगा मेटा। यानी कि फेसबुक उसका एक प्रोडक्ट बन के रह गया है, मेटा एक पूरी कंपनी है जिसके अंदर में फेसबुक के बाकी बहुत सारे भी आपके प्रोडक्ट्स हैं। ठीक है। सेम काम किया था थोड़े टाइम पहले गूगल ने, जिसने अल्फाबेट INC को अपनी पेरेंट कंपनी बनाया और गूगल उसका केवल एक प्रोडक्ट बन के रह जाता है। अब फेसबुक को छोड़ के बाकी जितने भी इनके प्रोडक्ट्स थे वो सभी प्रोडक्ट्स मिला के मेटा के अंदर में इन्होंने डाल दिए। फेसबुक भी उसी का ही पार्ट है, लेकिन अभी तक फेसबुक को पूरी तरीके से मिलाया नहीं गया है। इसको मिलाने के पीछे के 2 रीजन है। पहला रीजन अपना एम्बिशन जो मार्क जकरबर्ग बताते हैं कि वो एक वर्चुअल दुनिया बनाना चाहते हैं। ये वर्चुअल दुनिया क्या है, हम लोग एक मूवी के कॉन्सेप्ट से हम लोग थोड़े टाइम में समझेंगे। और ये किस तरह की दुनिया है, ये केवल ऐसी कोई दुनिया है जहां पे मैं चला जाऊंगा और जाके रहने लगूंगा, ये एक पैरेलल वर्ल्ड है, या फिर एक अलग डायमेंशन की ये बात कर रहे हैं, हम लोग इस बारे में भी चर्चा करेंगे। तो मार्क जकरबर्ग बताते हैं कि वो एक पैरेलल सिस्टम, वो एक पैरेलल दुनिया वो बनाना चाहते हैं जहां पे कि जो कोई जो कुछ भी चाहता है वो कर सकेगा। ऐसा हम लोग कॉन्सेप्ट बहुत सी मूवीज में देख चुके हैं। इसका एक दूसरा भी मतलब है, इसका एक दूसरा भी पहलू है। वो पहलू हमसे कहता है कि ये जो है आपका जो मेटावर्स है, ये मेटा नाम फेसबुक इसलिए चेंज कर रहा है क्योंकि फेसबुक के ऊपर में तरह तरह के इंप्लीकेशंस आ रहे हैं, तरह तरह के ऑब्लिगेशंस लग रहे हैं, और तरह तरह के लोग सामने निकल के आ रहे हैं जो बता रहे हैं, फेसबुक के ऊपर में ब्लेम लगा रहे हैं कि वो गलत तरह से डेटा का उपयोग करता है, वो हमारा डेटा वो चोरी करता है। पॉलिटिक्स से लेके और एडवर्टीजमेंट तक में किस तरीके से फेसबुक की एल्गोरिथम अपना रोल प्ले करती है। आपको भड़काऊ भाषण जो होते हैं वो आपको ज्यादा
सभी को दिखाए जाते हैं बजाय किसी नॉर्मल चीज के। तो ये सब चीजें हाइप मारती हैं। थर्ड कंट्रीज जो है या फिर जिन्हें थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहा जाता है, जो बेटा डेवलपिंग नेशन अभी बने भी नहीं हैं, अंडर डेवलप की कैटेगरी में है, या फिर एक नेशन हो गया इंडिया की तरीके से जहां पे डाइवर्सिटी इतना बड़ा अपना रोल प्ले करता है, वहां पर भी आपको भड़काऊ चीजें दिखाई जाती हैं, जो चीजें आपको नहीं देखना पसंद है या फिर जिन चीजों को देख के आप भड़क सकते हैं। क्योंकि फेसबुक जो पूरा वर्क करता है वो लाइक्स की तुलना में करता है, वो फॉलोअर्स की तुलना में करता है, वो फ्रेंड्स की तुलना में करता है, और यही शायद से मेन मोटिव है कंपनी का नाम चेंज कर देने का। तो मेटा बनाने के पीछे का ये एक दूसरा रीजन है। पहला रीजन जकरबर्ग ने बताया, एक पैरेलल दुनिया। दूसरा रीजन यहां पे आपका कि फेसबुक जो है वो डेटा, या मैं बिल्कुल साफ और सरल भाषा में अगर मैं कहूं तो आपके द्वारा प्रोवाइड किए गए इंफॉर्मेशन का मिसलीड करने के तरीके से उपयोग होता है, जिससे आपको मिसलीड किया जाए। मैं बैठा, मैंने पूछा कौन सा कुत्ता पसंद है, कौन सी बिल्ली पसंद है, ये क्या पसंद है, वो क्या पसंद है, और सारी इंफॉर्मेशन निकालने के बाद में मैंने आपको मिसगाइड करना शुरू कर दिया। कैसे मिसगाइड होता है ये आप लोगों को किसी और वीडियो में मैं समझाऊंगा। तो आखिरकार ये जो वर्ड है मेटा, ये आता कहां से है? तो बेटा मेटावर्स, ये जो शब्द का जो इस्तेमाल हो रहा है मेटावर्स, ये आपके सामने एक किताब का फ्रंट पेज है। ये मैंने गूगल से मैंने उठाया है, ठीक है। तो स्नो क्रैश नाम की जो किताब है, जिसे नील स्टीफेंसन ने लिखा था, और ये लिखा गया था आपका बेटा ईयर 1932 में, ठीक है। 1932 में ये वाली जो बुक लिखी जाती है, इसके अंदर में एक ऐसा पैरेलल डायमेंशन, एक ऐसी दुनिया बनाई गई है जहां पर आपके पास में क्रिप्टो करेंसी की तरीके से करेंसी है, यानी कि कोई पेपर नहीं है, लोग डिजिटल पेमेंट कर रहे हैं क्रिप्टो की फॉर्म में। यहां पे आप अपने फ्रेंड से मिल सकते हैं, सब मिल सकते हैं, लेकिन कोई और रूप धारण करके। यानी कि आपका मन है, जैसे आप पबजी जाते हो खेलने के लिए और पबजी में आप अपना एक एवटार आप बनाते हो, उसी तरीके का एवटार आप यहां पर भी आप बना सकते थे। इसी कॉन्सेप्ट को लेके स्टीवन स्पीलबर्ग एक ऐसा नाम है जो सभी ने सुना होगा, वो एक मूवी बनाते हैं। इस मूवी का नाम है रेडी प्लेयर वन। इस मूवी का नाम है रेडी प्लेयर वन। ये रेडी प्लेयर वन की पहले मैं आप लोगों को मैं स्टोरी में हल्की सी बताता हूं, जिससे कि आप लोग समझ सको कि मेटावर्स है क्या। हमारा एक प्रोटैगनिस्ट है, ये हमारा प्रोटैगनिस्ट है। प्रोटैगनिस्ट एक गेम खेलने के लिए एक दुनिया में जाता है। उस दुनिया में अगर उसे चोट लगेगी तो फिर उसका दूसरी जो रियलिस्टिक जो दुनिया है वहां पर भी उसका असर होगा। जो रियलिस्टिक दुनिया है वो बहुत ही ज्यादा क्लमजी दिखाई गई है, लेकिन जिस दुनिया में वो जाता है वो बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही डिस्लाइस दुनिया है, जहां पे कि हॉलोग्राम्स और इन सब चीजों का आपका बहुत ज्यादा इस्तेमाल दिखाया गया था। इस दुनिया के अंदर में जब वो जाता है तो फिर वो अपने एक साथी को वो ढूंढता है, और साथी को ढूंढने के बाद में एक मिशन को उसे पूरा करना होता है, लाइक अ गेम। यहां पे लेकिन इन्होंने कॉन्सेप्ट किया है कि ये सब लोग केवल एक गेम खेलने के लिए जाते हैं, लेकिन आप इमेजिन करें कि आपको जीने के लिए आपको सेम तरीके से एक दुनिया दे दी जाए, तो क्या वो दुनिया आपके लिए सही होगी? क्या वो रियलिटी से एस्केपिज्म आपको दिलाने में सक्षम होगी? ये एस्केपिज्म भी क्या शब्द है, कहां से आता है, इसके क्या मतलब है, इसका क्या तात्पर्य है, इसके भी ऊपर में हम लोग चर्चा करेंगे थोड़े से समय में, ठीक है। तो यहां पे जो प्रोटैगनिस्ट होता है वो एक गेम के चलते एक दुनिया में जाता है, बाद में जाके वो अपना एक मिशन एक पूरा करता है और वो जीत जाता है, जैसा हर एक मूवी में होता है। सीधे सीधे स्टोरी ये है। लेकिन यहां पे जिस मेटावर्स का प्रयोग किया गया है वो इस तरीके का वो चश्मा वो लगाता है जिससे उसे वाली दुनिया नजर आने लगती है। फिर वो चाहे तो फिर वो भागे दौड़े कुछ भी करे, वो एक ही जगह पे वो बैठा रहेगा, बस उसका जो एवटार है दूसरी दुनिया में वो भागेगा, वो सारे काम करेगा, सारी चीजें वो करेगा। ये गेम प्ले का था मॉड्यूल। लेकिन क्या जीने के लिए ऐसा हो सकता है कि मैं एक रियलिटी की दुनिया में मैं एक एजुकेटर हूं, लेकिन मैं कहीं और दुनिया में मैं एक चश्मा जैसा मैं लगाता हूं, मैं वीआर प्लेक्स में लगाता हूं, और उसके बाद में मैं एक दूसरी दुनिया में पहुंचता हूं जहां पर कि मैं एक यूनिकॉर्न स्टार्टअप का, मान लो कि मैं यूनिकॉर्न स्टार्टअप मेरा ही है, ठीक है, यूनिकॉर्न स्टार्टअप मेरा ही है, तो क्या मैं इस दुनिया में वापस आना मैं पसंद करूंगा? क्या मैं उसी दुनिया में मैं रहना मैं पसंद करूंगा?
और अगर मेरी पसंद नापसंद को यहां पे एकत्रित किया जा रहा है और मुझे रिझाने के लिए अगर ऐसी चीजों का अगर इस्तेमाल किया जाएगा जहां पर कि मैं ना चाहते हुए भी, मुझे पता भी नहीं है कि वो चीज है क्या वास्तव में, लेकिन मैं उसकी तरफ में आकर्षित हो जाता हूं, तो क्या ये इस तरीके के एडवर्टीजमेंट या इस तरीके से एडवर्टाइज करना किसी भी चीज को क्या सही रहेगा? ये अपने आप में एक बहुत बड़ा सवाल है। जब से ज़करबर्ग ने मेटावर्स की बात की है और अपनी कंपनी की स्थापना की है, इसको देखने का एक बिल्कुल एक साधारण सा नजरिया है हमारा कि हम लोग ये सोच सकते हैं कि फेसबुक पे बहुत सारे ब्लेम लग रहे थे। ब्लेम कहते हैं अभी, जब तक अनटिल एंड अनलेस कोई भी चीज प्रूव नहीं है, हमारा लॉ भी इसी बात को डिफाइन करता है कि अनटिल यू आर प्रूवन यू आर नॉट अ क्रिमिनल। ठीक है, यू आर नॉट गिल्टी अंटिल यू आर प्रूवन। तो जब तक प्रूव नहीं है तब तक हम कहते हैं फेसबुक पे बेटा बहुत सारे ब्लेम्स लग रहे थे, फेसबुक को अपना नाम क्लियर करना था, फेसबुक ने अपना नया नाम रखा, उसने कहा मेटा मेरा नाम है, पीछे के केसेस अब चलेंगे फेसबुक के नाम पे, कोई दिक्कत नहीं, मेटा नाम ठीक से रहेगा, स्टॉक्स हो, सब कुछ हो, इनके स्टॉक्स होते हैं और वॉल स्ट्रीट के अंदर में कोई भी इनका काम हो रहा है वो सब अपना आराम से जैसे हो रहा है वैसे वो चलता रहेगा। आगे के 10-15 सालों तक इन्हें चिंता करने की कोई भी खास जरूरत नहीं है। और 10 ही 15 साल का समय भी जकरबर्ग ने कहा था कि 10 to 15 ईयर्स, आज से 10 से 15 साल बाद में मेटा क्या हो सकता है इसके बारे में हम कुछ जान पाएंगे। ठीक है, या तो हम इसका एक सीधा सीधा एक इंप्लीकेशन ये निकाल ले, लेकिन दुनिया जितनी तेजी से चेंज हो रही है, यानी कि आज से यूपीआई भारत नहीं बल्कि विश्व के अंदर की सबसे ज्यादा इस्तेमाल होने वाली एप्लीकेशन है और सबसे बड़े ट्रांजैक्शंस जिस एप्लीकेशन पे हुए हैं वो यूपीआई है, यूनिफाइड पेमेंट। ठीक है, इंडिया का जो है, चाहे आप गूगल पे चलाएं, चाहे आप फोन पे चलाएं, चाहे आप कोई भी चीज आप चलाते हैं, सब यूपीआई के द्वारा चलता है। तो वहां पे ये एक मॉडल आपको प्रोवाइड करता है डिजिटल करेंसी का। आपको मान लीजिए कोई भी आप गेम खेल रहे हो और वहां पे आपको कुछ भी खरीदना है, तो आप किसी को आप पैसे नहीं देने जाते हो, अब आप डिजिटल पेमेंट के थ्रू आप खरीद सकते हो। तो क्या मेटावर्स के अंदर भी यहां पे जैसा हम जीवन जी रहे हैं उसके इंप्लीकेशंस देखने को मिलेंगे? जैसे फेसबुक हमने बनाया, एक आईडी हमने अपने दिमाग के अंदर में सोची और उस वाली आईडी को सोच के हमने ये माना कि भाई चलो मैं एक गरीब तबके से अगर मैं आ रहा हूं, मैंने सोचा कि मैं अच्छी अच्छी फोटोज डालूंगा, मैं खुद को मैं अमीर मैं दिखा दूंगा। लेकिन ये दिखाना, ये दिखावा भी करना इतना आसान नहीं है, क्योंकि जो रियल वर्ल्ड है उसके इंप्लीकेशंस हमारे फेसबुक प्रोफाइल पे कहीं ना कहीं नजर आएंगे, हमारी भाषा में, हमारी पसंद में, हमारी नापसंद में, हमारे अंदर हमारा स्टेटस रचा बसा रहता है। तो ये सब चीजें हमारे अंदर ऑलरेडी आएंगी। लेकिन मैं ये कह रहा हूं कि क्या मेटा के भी अंदर में रियल वर्ल्ड जो एक है, एक तो ज़करबर्ग की दुनिया हो गई जहां पे कि जो मन चाहे वो कर सकते हैं, लेकिन एक जो रियल वर्ल्ड है वहां के इंप्लीकेशंस क्या वहां पे नजर आएंगे हमें? क्या ऐसा तो नहीं कहा जाएगा कि ये पे करना है, वो खरीदना है, ये लेना है, वो लेना है, ये सब चीजें तो नहीं कही जाएंगी। ये केवल एक आइडिया लगाने की बात है कि मेटावर्स आखिरकार आगे जाके बनेगा क्या और क्रिप्टो करेंसी आपका है क्या। क्रिप्टो करेंसी के आगमन से आपको इंडियन करेंसी में भी अपने अकाउंट में नहीं चाहिए, आपके पास में क्रिप्टो है, दैट्स एनफ। ठीक है, दैट्स एनफ। क्रिप्टो का एक्सेप्टेंस धीमे धीमे करके आपके थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज, आपके बड़ा जिन्हें हम लोग थर्ड वर्ल्ड कंट्रीज कहते हैं, मतलब तीसरी दुनिया, जहां पे मैंने बता चुका हूं कि जहां पे जो अंडर डेवलपिंग है अभी, तो वो कंट्रीज जो हैं वहां पे आपका क्रिप्टो का इस्तेमाल कहीं ना कहीं उनकी करेंसी से उन्हें छुटकारा दिलाने में बहुत बड़ी भूमिका निभाता हुआ नजर आ रहा है। इसके ऊपर मैं ऑलरेडी एक मैं शॉर्ट में बना चुका हूं। ठीक है, तो मेटावर्स के भी अंदर में क्या हमें वही सब चीजें क्या देखने को मिलेंगी? और 10-15 साल बाद में हमारे पास में केवल दो चीजें हैं, या तो फेसबुक बचना चाह रहा है या फिर मेटावर्स हमारा एग्जिस्टेंस में है। और मैंने आपको यूपीआई का मैंने आपको एग्जाम्पल दिया और यूपीआई के एग्जाम्पल के द्वारा मैंने आपको यह समझाने की कोशिश की कि आज से 10 साल पहले जिन चीजों को मैं नहीं सोच सकता था कि कोई आदमी मुझसे ऑनलाइन पेमेंट ले लेगा और मैं सब्जी भी ऑनलाइन पेमेंट देके मैं खरीदने में मैं सक्षम हूंगा, और ऑनलाइन पेमेंट लेना और ना लेना यह ऐसी सी चीज है कि आप कैश दे रहे हो और नहीं दे रहे हो, केवल ऐसी सी चीज बन के रह जाएगी। क्या पता आज से 10-12 साल बाद में मेटावर्स एक रियलिटी में तब्दील हो, और जब ये रियलिटी में जब ये तब्दील होगा
क्या तब हम इसके बारे में सोचेंगे कि ये चीज हमारे लिए सही है या गलत है? क्योंकि तब तक में तो एडवर्टीजमेंट शुरू हो चुके होंगे ना उसके, कि यही खरीदना है। सबसे पहले आपको कोई भी चीज जो बेची जानी होती है, जब भी कोई चीज बेटा मार्केट में नहीं आती है, कोई भी चीज मार्केट में आपके नहीं है, कोई भी चीज कभी भी बेटा गरीबों के लिए नहीं बनाई जाती है। उसका जो अप्रोच होता है वो टॉप से बॉटम होता है, यानी कि सबसे ऊपर आपका बेटा हाई सोसाइटी जिसको आप लोग कहते हो, या जो फाइनेंशियली बहुत ही स्टेबल है, उसको डिफाइन करता है। और सबसे नीचे का पोर्शन बेटा हम लोग मान लेते हैं कि जो हमारे बीपीएल पीपल्स हो गए, बिलो पॉवर्टी लाइन हो गए, उनको आपका डिफाइन करता है। तो मैंने कहा हाई सोसाइटी में कोई भी चीज आप इंट्रोड्यूस करते हो तो नीचे का हर आदमी इसको फॉलो करता है, हर आदमी इसको फॉलो करना चाहता है जो ऊपर बैठा है उसको। और मेटावर्स की शुरुआत वहीं से होगी। तो क्या हमें वापस से एक कैपिटलिज्म का दौर देखने को मिलेगा, पूंजीवाद का हमें दौर देखने को मिलेगा, जहां पे कि पैसा ही सब कुछ है? और मैंने जो आपको जो किताब अभी अभी जो मैंने बताई है, ये एक कैपिटलिस्टिक सोसाइटी हमें शो करती है। ये किताब ही पूरी तरीके से कैपिटलिस्ट है। सारी दुनिया की गवर्नमेंट्स अपना छोड़ चुकी हैं और सब कुछ प्राइवेट कंपनी के हवाले कर चुकी हैं। ये तो इसके पहले के 3 पन्नों में आपको एक्सप्लेन किया गया है। तो क्या मेटावर्स उसकी एक नींव है? क्या मेटावर्स उसकी एक शुरुआत है? हम कहने को कह देते हैं कि यूएसए की जो इकोनॉमी है वो आपका फेसबुक हो गया, आपका गूगल हो गया, आपका माइक्रोसॉफ्ट हो गया, ये सब लोग ओन करते हैं। इंडिया की इकोनॉमी अडानी और रिलायंस ओन करते हैं। हम लोग ऐसी ऐसी बातें अक्सर करते हैं, लेकिन इन बातों में कितनी सच्चाई है अभी तक कह पाना इसलिए बहुत ज्यादा मुश्किल है, क्योंकि हमारे पास में कोई भी पुख्ता सबूत नहीं है। या ये कह लें कि सरकारें भी इतनी ज्यादा पावरफुल नहीं है कि वो इतने बड़े जाइंट्स के पीछे में पड़ सकें। तो क्या ये मेटावर्स हमारे सोसाइटी के लिए एज अ ह्यूमन बीइंग अगर सोचा जाए, ये क्या एक फ्यूचर बनने में सक्षम होगा? और क्या ये फ्यूचर हमारे लिए किसी भी तरीके से कोई एक अच्छी राह पे हमारी सोसाइटी को लेके जा पाएगा? ये सब अपने आप में सोचने का विषय होगा। तो मैंने इस वाले वीडियो में ना केवल आपको यह एक्सप्लेन किया है कि फेसबुक मेटावर्स बनना चाहता है, बल्कि मेटावर्स आया कहां से, इसका कॉन्सेप्ट कहां से, इसके कॉन्सेप्ट को क्या कहीं पे हमने देखा है, तो वो भी मैंने बता दिया। मूवी का नाम अगर आप लोगों को देखना है तो रेडी प्लेयर वन नाम की मूवी है, आप लोग देख सकते हैं। स्टीवन स्पीलबर्ग ने इसे डायरेक्ट किया था। एक मैंने आपको जुडिशियल इंप्लीकेशन भी बता दिया है कि फेसबुक किस लिए ये वाला मेटा कर रहा होगा। उसके बाद में जिस चीज के ऊपर सबसे ज्यादा चर्चा है कि आखिरकार ये मेटावर्स है क्या, इसके भी ऊपर में मैंने बात कर दी है। तो आई थिंक आप लोगों को पूरी तरीके से क्लियर होगा कि आखिरकार आपको मेटावर्स को लेके अगर कुछ भी लिखना है, अगर कुछ भी सोचना है, तो आपको किन आधारभूतों का इस्तेमाल करना है। ठीक है, चलिए बेटा आज के लिए इतना ही। ठीक है, ये भी मैंने बता दिया है। ये एक्चुअली में जब अंग्रेज यानी कि इंग्लिश पर्सन जो थे, जो आपके इंग्लिश मैन थे, वो जब इंडिया में जब आते हैं और एजुकेशन का जब ये लोग प्रमोशन शुरू करते हैं, तो इन्होंने भी एजुकेशन तक के प्रमोशन में बेटा पहले हाई सोसाइटी को एजुकेट करो, लो सोसाइटी अपने आप ही एजुकेट होने लगेगी या एजुकेशन की तरफ मूव करने लगेगी। इस बात को आपके 1857 में कहा गया था। ठीक है, तो ये बात याद रखना। ये सबसे यूनिक अप्रोच है, सबसे यूनिक अप्रोच। पहले जिस पे ज्यादा पैसा है वो खर्च करेगा और उसका पैसे का रुतबा देख के बाकी के लोग अपनी पॉकेट्स खोलते हैं। ठीक है, ये बात ध्यान रखिएगा। चलिए, अगर आप लोग बेटा फॉलो करना चाहते हो तो वाईफाई डिफेंस एग्जाम के टेलीग्राम चैनल पे आप लोग मुझे फॉलो कर सकते हैं। इसके बाद में आप लोग बेटा आइकॉनिक प्लस का अगर सब्सक्रिप्शन लेना चाहते हैं तो यू विल गेट डेली लाइव क्लासेस, वीकली टेस्ट, अनलिमिटेड एक्सेस, स्ट्रक्चर्ड कोर्सेस, जिसमें आपको मिलेगा पर्सनल गाइडेंस, टेस्ट एनालिसिस, एक्सपर्ट गाइडेंस, स्टडी मटेरियल और स्टडी प्लानर। 12 महीने का जो कोर्स है उसकी जो कॉस्ट है वो 807 रुपए प्रति माह है। 24 महीने का जो कोर्स है उसकी 587 रुपए पर मंथ है। लेकिन अगर आप लोग मेरा कोड लगाते हैं तो फिर आपको बेटा 726 में ये वाला मिल जाएगा और 528 में ये वाला मिल जाएगा। मेरा कोड है ANP सर, जो आपको यहां पे लगाना है। इस वाले वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद आप सभी का। मैं चाहूंगा कि आप लोग वीडियो को लाइक मार दें, अगर हो सके तो अपने दोस्तों के बीच में भी आप लोग शेयर करें। आज के लिए इतना ही। थैंक यू वेरी मच।